Hi everyone, I am Chittaranjan Pandya. In this video class, we will go through compression member, especially types of compression member, effective length, their slenderness ratio, and their different failure criteria. So first of all, let's discuss the definition of compression member. तो compression member वो होता है जो कि subjected to होता है compressive load. तो जो भी मेंबर स्ट्रक्चरल मेंबर कॉम्प्रेसिव लोड में होता है उसे बोलते हैं कॉम्प्रेसिव मेंबर. तो देखिए इसका दोनों टाइप्स होते हैं. एक होता है कॉलम जो कि होता है बेसिकली वर्टिकल मेंबर्स. जितने भी वर्टिकल मेंबर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं कॉलम्स. और जो दूसरा वाला टाइप होता है वो होता है स्ट्रट. स्ट्रट बेसिकली इंक्लाइंड मेंबर्स होते हैं. देखिए जैसे कि एक कॉलम का टिपिकल फिगर दिया गया है यहाँ पे. तो ये एक आई सेक्शन कॉलम है और इसमें देखिए ये जो लोड ट्रांसफर करते हैं, सपोज कोई हो गया बीम्स या फिर कॉलम हो गया, उनके जो भी लोड्स होते हैं वो इनके ऊपर होता है, ये जो कॉलम के ऊपर होता है, और ये उस लोड को फुटिंग में ट्रांसफर करता है. तो जो अप्लाइड लोडिंग होता है फुटिंग से उसका रिएक्शन आता है. तो ये पूरा एक कॉलम पूरा कॉम्प्रेसिव फोर्स में रहता है. और एक जो दूसरा वाला होता है स्ट्रॉट. स्ट्रॉट का कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है. देखिए ये किंग पोस्ट ट्रॉस और ये इसका किंग पोस्ट. तो इसमें ये जो दोनों मेंबर्स होते हैं इंक्लाइंड मेंबर, देखिए ये दोनों इंक्लिनेशन पे, थीटा इंक्लिनेशन पे. तो ये जो मेंबर्स होते हैं ये होते हैं स्ट्रॉट. और ये जो प्रिंसिपल रैप्टर होता है ये भी एक कॉम्प्रेशन मेंबर होता है, ये भी एक स्ट्रॉट के जैसा होता है. तो ये बेसिकली प्रिंसिपल रैप्टर और ये जो स्ट्रॉट है इसका नाम ही स्ट्रॉट. तो ये दोनों स्ट्रॉट के जैसे होते हैं. ये एग्जांपल होता है एक क्रॉस में स्ट्रॉट. उसी तरह एक क्रेन में ये जो बूम होता है ये कॉम्प्रेशन में रहता है और ये भी एक इंक्लिनेशन में, थीटा इंक्लिनेशन में. तो ये भी स्ट्रॉट के नाम पे जाना जाता है. अब देखिए इसमें जो लोडिंग की वजह से क्रेन काम करता है लोड उठाने का. तो जो लोडिंग की वजह से एक कंपोनेंट जो थीटा एंगल पे एक कंपोनेंट है p cos थीटा वो इस पे एक्ट करता है. तो ये पूरा कॉम्प्रेसिव लोड को रेजिस्ट करता है. अब ये जो क्रॉस में जो टाई मेंबर होता है ये कॉम्प्रेसिव मेंबर नहीं होता, ये बेसिकली एक टेंशन मेंबर होता है. बाकी ये सब कॉम्प्रेसिव मेंबर होते हैं किंग पोस्ट क्रॉस. तो ये जो कॉलम होता है इसका जो IS 800 में जो एब्रिविएशन यूज किया गया है वो है ISSC, इंडियन स्टैंडर्ड कॉलम सेक्शन. इसे ISSC के नाम से एब्रिविएट किया गया है. कोड IS 800 में क्लासिफाई किया गया है. बेसिकली ये एक आई सेक्शन के जैसे होता है. आई सेक्शन नहीं होता है ये, जैसे कि ये आप देख रहे हो ये इसका वेब पार्ट है, ये दोनों फ्लेंज है. तो बीम सेक्शन जो होते हैं वो भी आई सेक्शन होते हैं और ये जो ISSC कॉलम सेक्शन होते हैं ये भी आई सेक्शन होते हैं. थोड़ा ही डिफरेंस होता है उनमें कि जो कॉलम सेक्शन होता है वो ज़्यादा हेवी होता है, उनका पर मीटर जो वेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. अगर आप देखोगे एक ILL जो बीम सेक्शन होता है लाइट वेट बीम सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट बीम सेक्शन, तो ISLB को अगर देखोगे तो उसका जो पर मीटर वेट होता है वो करीब 9 kg के होते हैं. पर अगर आप देखोगे ISSC जो कॉलम सेक्शन होते हैं उनका एक ISSC 100 को देखोगे तो वो करीब 20 kg के आसपास होता है. तो करीब 2 गुना ज़्यादा होता है कॉलम सेक्शन का वेट. तो दोनों आई सेक्शन से होते हैं पर कॉलम सेक्शन ज़्यादा हेवी होता है बीम सेक्शन के मुकाबले. देखिए कॉम्प्रेशन मेंबर के डिज़ाइन में स्टेबिलिटी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. वो कैसे कि जो कॉम्प्रेशन मेंबर्स होते हैं उनमें एक बकलिंग फेनोमेना होता है. इस बकलिंग की मतलब है सडन बेंडिंग, मतलब कि लोड ले रहा है सडनली बेंड हो. फॉर एग्जांपल ये एक
फ्लैट सेक्शन की रेप्लिका है। इसे अगर हम कुछ कॉलम की तरह डिजाइन करें तो सपोज ये 2 किलोन्यूटन लोड ले रहा है, कुछ नहीं हुआ है, फिर 4 किलोन्यूटन दे, कुछ नहीं हुआ। जब आप 5 किलोन्यूटन दे रहे हो वो सडनली ऐसा बेंड हो गया। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बेंडिंग हुआ है इसमें सडनली बेंडिंग हुआ, तो इसे ही बोलते हैं बकलिंग। लोड ले रहा है, एक पर्टिकुलर लोड पे ये सडनली बेंड हो जाए, तो इसे ही बोलते हैं बकलिंग। तो ये जो क्राइटेरिया होता है बकलिंग क्राइटेरिया, यही स्टेबिलिटी के लिए डेंजर होता है। तो इसीलिए जब भी आप कंप्रेसर मेंबर की डिजाइन कर रहे हो तो स्टेबिलिटी चेक किया जाता है, और स्टेबिलिटी चेक किया जाता है कि बकलिंग फिनोमेना है। अब देखिए कोई अगर ये क्यों होता है कि एक कॉलम सपोज है ऐसे, तो ये कॉलम में कुछ 50 किलोन्यूटन की लोड है। आपको पता है जो मोमेंट होता है वो होता है लोड इनटू डिस्टेंस। तो ये लोड ग्रेविटी लोड होता है। बेसिकली जितने भी लोड्स होते हैं कॉलम के ऊपर वो ग्रेविटी लोड होते हैं, यानी कि ग्रेविटी के चलते वो नीचे डाउनवर्ड यानी कि ग्राउंड की तरफ एक्ट करता है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन में नीचे की तरफ है, अगर सडनली कुछ बेंडिंग हुआ तो यहाँ पर से कुछ एसेंट्रिसिटी मिल जाता है, जो कि आर या फिर ई से डिनोट किया जाता है। तो ये जो एसेंट्रिसिटी जहाँ पे ये ज़्यादा होता है वो होता है क्रिटिकल सेक्शन, और वहाँ से जो बेंडिंग मोमेंट इसके ऊपर लगता है, जो कॉलम के ऊपर लगता है, वो उसे फेल कर देता है। पर अगर ये कंप्रेशन मेंबर की जगह एक टेंशन मेंबर होता, तो टेंशन मेंबर के लिए ये बकलिंग फिनोमेना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए कोई अगर टेंशन मेंबर है, थोड़ा सा बेंड है, जब इस पे आप टेंसाइल फोर्स यानी कि पुलिंग फोर्स को लगाओगे तो ये क्या होगा, सीधा हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। पर अगर एक कॉलम है जो कि थोड़ा सा बेंड है, मतलब कि प्री डिजाइन, मतलब कि डिजाइन से पहले थोड़ा सा बेंड है, तो जैसे ही आप उसमें कंप्रेसिव लोड फिर अप्लाई करोगे तो ये ज़्यादा बेंड होने चलेगा, ये कभी स्ट्रेटर नहीं होगा। तो जो कि टेंशन मेंबर्स जितने भी होते हैं वो फोर्स के चलते वो सीधा स्ट्रेट, अगर कुछ बेंडिंग उनमें है तो वो सीधा हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं लोड अप्लाई करने के बाद। पर जो कंप्रेशन मेंबर होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, और अगर वो स्ट्रेट नहीं हुआ, उसमें थोड़ा सा बेंडिंग हुआ, तो वो लोड के चलते और ज़्यादा बेंडिंग होगी, यानी कि बकल हो जाएगा और ज़्यादा। जो कॉलम्स हैं वो भी 3 टाइप के होते हैं, एक होता है शॉर्ट कॉलम, एक होता है इंटरमीडिएट कॉलम, एक होता है लॉन्ग कॉलम। और ये इसलिए 3 तरह की होता है, यानी कि 3 टाइप के क्लासिफिकेशन है इनके फेलियर क्राइटेरिया के बेस। यानी देखिए जो शॉर्ट कॉलम होता है वो बेसिकली यील्डिंग फेलियर होता है, यील्ड कर जाता है, यानी कि छोटा सा अगर कोई कॉलम है, अगर कोई छोटा सा कॉलम जैसे कि छोटा सा है, तो इसमें जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो ये ज़्यादा फोर्स जब आएगा ये बल्ज हो जाएगा, कुछ इस तरह से होगा। छोटा सा है, इसमें आप लोड अप्लाई करोगे तो ये कुछ ऐसे बल्ज हो जाएगा। तो ये फेलियर बेसिकली होता है यील्ड फेलियर। ये यील्डिंग में फेलियर शॉर्ट कॉलम्स। ये जो लॉन्ग कॉलम्स होते हैं इनमें बकलिंग फेनोमेना ज्यादा होता है, तो ये फेल करते हैं प्रेडोमिनेंटली बकलिंग, तो ये फेल होते हैं बकलिंग। शॉर्ट कॉलम फेल होता है यील्डिंग में, और लॉन्ग कॉलम फेल होता है बकलिंग में। अब ये जो इंटरमीडिएट कॉलम्स होते हैं इनमें दोनों होते हैं, यानी कि यील्डिंग होता है और बकलिंग होता है, दोनों में ये फेल करते हैं। तो इसीलिए जो इंटरमीडिएट कॉलम होता है उनमें यील्ड फेलियर भी होता है और ये बकल भी होता है, यील्डिंग और बकलिंग दोनों होते हैं। तो ये 3 टाइप के होते हैं, और ये जो तीनों
कुछ स्लेंडरनेस रेशियो होते हैं, उसके हिसाब से ये सब इनमें क्लासिफाई किया जाता है। तो जो स्लेंडरनेस रेशियो होते हैं इसको आगे बढ़ेंगे। तो इसमें सपोज आप एक शॉर्ट कॉलम की डिजाइन कर रहे हो, शॉर्ट कॉलम को डिजाइन करना बहुत ही इजी होता है लॉन्ग कॉलम के मुकाबले। देखिए कैसे, अगर आप एक शॉर्ट कॉलम को डिजाइन कर रहे हो तो आपको चाहिए बेसिकली ये डिजाइन में आपको चाहिए और दिया जाता है आपको लोड। सपोज आपको कुछ लोड दिया गया है 100 किलोमीटर, इतने लोड आ रहे हैं और कॉलम बहुत छोटा है यानी कि शॉर्ट कॉलम। तो अगर ये शॉर्ट कॉलम है, इसको डिजाइन करना है तो आप सिर्फ हुक्स लॉ को जानते हो। हुक्स लॉ आप अप्लाई करना है। हुक्स लॉ ये बोलते हैं कि जो भी फोर्स होता है वो होता है स्ट्रेस इनटू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जब हम डिजाइन करते हैं तो ये फोर्स की जगह होता है लोड और ये जो स्ट्रेस की जगह होता है आपका स्ट्रेस कैरिंग कैपेसिटी। और हम माइल्ड स्टील के लिए देख रहे हो तो माइल्ड स्टील जो मेंबर्स होते हैं वो फेल करते हैं इल्ड में, इल्डिंग होता है तो वो इल्ड फेल्योर होता है। और जो इल्ड फेल्योर होता है तो वो जो स्ट्रेस है वो इल्ड स्ट्रेस होता है। तो इफ और इसमें एरिया को मेंटेन करें। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए कि जितने भी मेंबर्स जो होते हैं उनके लिए जो फेल्योर होता है वो होता है इल्ड फेल्योर, और जितने भी कनेक्शंस होता है उनके लिए जो फेल्योर होता है वो फेल करते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। तो मेंबर्स के लिए जो इल्डिंग फेल्योर होता है वो इल्ड स्ट्रेस में फेल होते हैं और जो कनेक्शंस वो अल्टीमेट स्ट्रेस में फेल होते हैं। फिर देखिए, तो आपको अगर एरिया फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना है, बेसिकली जो ए को यहाँ पर रखिए और ये एफ वाई को यहाँ पर डिनोमिनेटर में ले पी बाई एफ वाई। तो देखिए, अगर आपको 100 किलोमीटर के लिए एक शॉर्ट कॉलम डिजाइन करना है तो आपको एरिया फाइंड आउट करना है। आपको ये पता है कि जो यील्ड स्ट्रेस होता है माइल्ड स्टील के लिए वो होता है 250 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, तो आपको पता है। तो आपको जब एरिया फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे कि 100 किलोमीटर, इसको पहले न्यूटन में कन्वर्ट कर देते हैं इनटू 10 टू द पावर 3 डिवाइड बाय 250। ठीक है, तो आपको जो एरिया मिलेगा वो मिलीमीटर स्क्वायर की यूनिट में मिलेगा। यहाँ पे कितना मिलेगा आपको 400 मिलीमीटर। बहुत इजी हो गया। तो आप क्या करोगे, एक लोड को लेने के लिए 100 किलोमीटर लोड को लेने के लिए एक एरिया आपको मिल गया और आप वही सेक्शन को डिजाइन करोगे। वही सेक्शन को ये एरिया होता है 400 मिलीमीटर स्क्वायर, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर के स्क्वायर सेक्शन ये लोड पर ले सकते हैं। ये हो गया शॉर्ट कॉलम की डिजाइन। और जो लॉन्ग कॉलम होता है वो बकलिंग में फेल होता है। बकलिंग में क्या होता है कि ये जो इल्ड स्ट्रेस है वो मेंबर्स ये इल्ड स्ट्रेस में फेल ना करके उससे कम स्ट्रेस में फेल हो जाते हैं। यानी कि उनमें फेलियर जब होता है तो ये जो स्ट्रेस 250 न्यूटन पर एम स्क्वायर तक पहुंच ही नहीं पाता, उससे कम स्ट्रेस में हो सकता है वो 200, हो सकता है वो 230, इतने कम स्ट्रेस में भी वो फेल हो जाता है। क्योंकि बकलिंग में जो मूवमेंट आ रहा है, इसीलिए बकलिंग में ये जो मूवमेंट आ रहा है ये मूवमेंट क्या करता है, इसको कम स्ट्रेस में 250 न्यूटन पर एम स्क्वायर से भी कम स्ट्रेस, इल्ड स्ट्रेस से भी कम स्ट्रेस में वो फेल कर जाता है। ये जो स्ट्रेस को फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि वो लॉन्ग कॉलम कितने स्ट्रेस में फेल होगा उसे फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ रिडक्शन फैक्टर यूज करते हैं। रिडक्शन फैक्टर मींस वो जो 250 न्यूटन पर एम स्क्वायर जो यील्ड स्ट्रेस है उसे रिड्यूस किया जाता है। कुछ फैक्टर्स होते हैं उसे हम डालते हैं, फिर ये जो Fy जो होता है जो कि यील्ड स्ट्रेस होता है उससे कम स्ट्रेस को निकालते हैं, वो कितना होना चाहिए। और ये डिपेंड करता है उसके स्लेंडरनेस रेशियो पे, उसका इफेक्टिव लेंथ पे, रेडियस ऑफ गायरेशन से, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, इनमें ये डिपेंड करता है। तो लॉन्ग कॉलम की डिजाइन थोड़ा क्रिटिकल होता है शॉर्ट कॉलम की डिजाइन से। शॉर्ट कॉलम की डिजाइन बहुत सिंपल होता है और लॉन्ग कॉलम की डिजाइन कॉम्प्लेक्स थोड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे बकलिंग फेनोमेना प्रिडोमिनेंट होता है।
So till now we have discussed that the long columns cannot achieve yield stress and they fails in buckling. और इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक शॉर्ट कॉलम है और वो 100 किलो न्यूटन में फेल होता है तो एक लॉन्ग कॉलम उससे कम लोड में यानी कि हो सकता है 70 किलो न्यूटन या फिर 80 किलो न्यूटन में भी फेल हो सकता है। अब हम नेक्स्ट सेशन में हमारे लॉन्ग कॉलम के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं इफेक्टिव लेंथ के बारे में। अब इफेक्टिव लेंथ क्या होता है कि दो एडजेसेंट कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है इफेक्टिव लेंथ। कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट ये होता है, आप तो पहले ही पढ़ चुके हो कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट, ये वो होता है जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है या फिर बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है, आइदर पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव साइन चेंज करता है, ये होता है कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट। और इसका और एक कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट का और एक भी डेफिनेशन है, वो ये है जहाँ पे एक स्ट्रक्चर का एक मेंबर का इलास्टिक कर्वेचर चेंज करता है। यानी कि देखिए ये एक कॉलम का इलास्टिक कर्व है जो कि लोड P अप्लाई करने के बाद कैसे चेंज हुआ है, देखिए पहले था लीनियर, फिर हो गया ये कर्वीलिनियर, फिर हो गया लीनियर। तो जहां से ये लीनियर से कर्वीलिनियर में चेंज हुआ यानी कि ये पॉइंट एक कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट है। और इससे आगे अगर जाओगे तो यहाँ पे जहाँ पे कर्वीलिनियर से फिर लीनियर में वो चेंज हुआ कर्वेचर वो होता है और एक कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट। तो ये दोनों कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट आसपास है, तो ये जो डिस्टेंस होगा यही होगा इफेक्टिव लेंथ। और सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बोलूंगा कि जो इफेक्टिव लेंथ होता है ये कॉलम की वो लेंथ होता है जो जिसपे बकलिंग होता है। फॉर एग्जांपल देखिए ये एक इसको एक कॉलम की रेप्लिका बना देते हैं और ये जो दोनों एंड्स हैं मान लीजिए ये अभी हिंज हुआ है दो एंड, तो इस सपोर्ट्स हिंज सपोर्ट्स हैं। अब इसमें जैसे आप फोर्स अप्लाई करोगे या लोड अप्लाई करोगे तो बकलिंग कुछ इस तरह से होगा, यानी कि पूरा एंड से इस एंड तक पूरा ये बकल हो जाएगा, यानी कि इसका जितना एक्चुअल लेंथ था पूरा बकल हो गया। तो इसका जो इफेक्टिव लेंथ कितना होगा, जितना लेंथ ये बकल हुआ है यानी कि पूरा ऊपर से नीचे एक्चुअल लेंथ, तो इफेक्टिव लेंथ यहाँ पे हो गया एक्चुअल लेंथ। पर इस केस में फिक्स्ड कॉलम है, तो फिक्स्ड कॉलम में अगर लोड अप्लाई होता है तो ये पूरा बकल ना होके सिर्फ 50% से 65% तक बकल होता है, यानी कि कुछ इस तरीके से ये जो पोर्शन है यही सिर्फ बकल होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो सपोर्ट्स हैं ये इसे रिजिडली पकड़ के रखते हैं, तो ये रोटेशन नहीं होने दे रहे, रोटेशन को रेजिस्ट कर रहे हैं। अगर रोटेशन को ये रेजिस्ट कर रहा है तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, यहां से लेकर यहां और यहां से तो ये जो मिडिल का जो पोर्शन है वही सिर्फ बकलिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो इसका मतलब है ये जो लेंथ है ये होता है इफेक्टिव लेंथ और ये 0.65 L हो जाता है। यानी कि अगर एक 100 मीटर का एक फिक्स्ड कॉलम है तो उसका इफेक्टिव लेंथ होगा सिर्फ 65 मीटर। अगर एक 10 मीटर का कॉलम है और वो फिक्स्ड सपोर्ट में एक फिक्स सपोर्ट दोनों एंड पे है तो उसका जो इफेक्टिव लेंथ होगा वो होगा ओनली 6.5 मीटर। वैसे ही अगर 1 मीटर की एक फिक्स्ड कॉलम है तो उसमें जो बकलिंग लेंथ होगा या फिर जो इफेक्टिव लेंथ होगा वो होगा ओनली 0.65 मीटर। वही यहाँ पे लिखा है 0.65 L, जितना L होगा एक्चुअल लेंथ उसमें 0.65 मल्टीप्लाई कर दो और फिर आपको मिल जाएगा इफेक्टिव लेंथ। तो ये जो इफेक्टिव लेंथ होता है ये K into L कोड में ऐसे स्पेसिफाई किया गया है K into L, और यहाँ पे K की वैल्यू हो गया 1 क्योंकि L इफेक्टिव इक्वल्स टू हो गया है तो K की वैल्यू हो गया 1। यहाँ पे L इफेक्टिव इक्वल्स टू 0.65 है तो इसीलिए K की वैल्यू हो गया 0.65। अब ये जो इफेक्टिव लेंथ है ये आपकी कोड में
जो IS 800 की कोड है उसमें टेबल नंबर 11 देखोगे और पेज 45 में देखोगे तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये टेबल नंबर 11 और पेज 45 पे ये आपको कुछ फिगर्स दिए गए हैं और उनके जो इफेक्टिव लेंथ है यहाँ पे दिया गया है। अब जो यहाँ पे थोड़ा आपको दिक्कत आएगी ये होगी कि एट वन एंड एट द अदर एंड यहाँ पे लिखा गया है रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट फ्री फ्री। इसका मतलब क्या होता है समझा देता हूँ। अगर कोई हिंज सपोर्ट दोनों एंड पे हिंज हुआ है, देखिए एक एंड को हम देखते हैं ये एंड हिंज है, तो जब ये लोड अप्लाई होगा तो ये जो हिंज इसके पोजीशन से मूवमेंट नहीं करेगा, ऐसे ऐसे मूवमेंट नहीं होगा। यहाँ पे ये लोकेट करेगा, यहाँ लोकेशन में कोई मूवमेंट नहीं है, पर यहाँ पे जो रोटेशन हो रहा है ये उसे रजिस्ट नहीं करता है। तो रोटेशन हो गया फ्री, यानी कि ये मुड़ जाएगा, ऐसे ऐसे कर्वेचर यहाँ से चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये रोटेशन फ्री है, पर जो ट्रांसलेशन है यानी कि जो ये वाला मूवमेंट है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, ये रिस्ट्रेंट हो गया है। मतलब कि ये यहाँ से हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर सकती, ये ऐसे यहाँ पे कंस्टेंट है, यहाँ पे यानी कि हॉरिजॉन्टली नहीं मूव कर सकता, और जो रोटेशन इसमें आ रहा है कॉलम में ये उसे रेजिस्ट नहीं कर सकता। तो ये रोटेशन के लिए फ्री है और ट्रांसलेशन के लिए रेजिस्टेंट है। वैसे ही अगर कोई फिक्स्ड सपोर्ट है तो फिक्स्ड सपोर्ट में क्या होता है, ये ना तो ये ऐसे मूव कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली, तो ये अभी क्या हो गया ट्रांसलेशन के लिए रेजिस्टेंट हो गया। पर जो रोटेशन वो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कॉलम जब बकल होता है तो यहाँ से कोई रोटेशन नहीं आता। यहाँ पे देख सकते हो कोई रोटेशन नहीं, यहाँ पे एंड में देखिए सपोर्ट में कोई रोटेशन नहीं, तो इसकी वजह से जो रोटेशन है वो भी रेस्ट्रेंट है और जो ट्रांसलेशन है ऐसे वाला मूवमेंट जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है वो भी रेस्ट्रेंट है। अगर यहाँ पे कोई रोलर लगाया होता, कोई रोलर होता तो हाँ वहाँ पे ये जो ट्रांसलेशन इससे फ्री हो जाता, पर ये जो रोटेशन है उसे वो रेजिस्ट कर लेता है, यानी कि रिस्ट्रेंट हो जाता है। तो ये कुछ टाइप से आपको सिर्फ ध्यान रखना है। ये फर्स्ट वाला जो कि एक एंड पे फिक्स्ड है और दूसरा एंड फ्री है, इसमें क्या होता है जो एल इफेक्टिव वो 2 टाइम्स ऑफ एल के बराबर होता है, और जो थर्ड वाला है यानी कि 2 एंड हिंज्ड ऐसे ये वाला, ये क्या होता है कि यहाँ पे दिखाया गया है कि एट वन एंड ट्रांसलेशन रिस्ट्रेंट, कि यहाँ पे मूवमेंट नहीं होगा वन एंड पे, और जो रोटेशन है वो फ्री इजीली रोटेट हो सकता है। फिर अदर एंड पे वही, तो ये हो गया एक हिंज के कंडीशन, और यहाँ पे जितना इफेक्टिव लेंथ होगा वो एक्चुअल लेंथ के बराबर होगा। फिर आपको देखना है ये फिफ्थ वाला में क्या है कि एक एंड पे फिक्स्ड है और दूसरे एंड पे हिंज है। इसमें होता है 0.8 एल, यानी कि 1 मीटर की अगर कॉलम है उसमें जो इफेक्टिव लेंथ होगा वो 0.8 मीटर ही होगा। फिर जो सिक्स्थ वाला है ये आपको याद रखना है कि याद तो नहीं रखना है, ये तो कोड में दिया गया है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है ये जो एट वन एंड फिक्स्ड है और दूसरे एंड पे भी फिक्स्ड है, तो ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों रेस्ट्रेंट, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन दोनों रेस्ट्रेंट। अब इसमें क्या होता है ये वाला केस, तो इसमें 0.65 एल होता है, यानी कि पूरा एल अगर एक्चुअल लेंथ है तो उसका 0.65 इंटू एल होगा इसका इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ को कम भी किया जा सकता है, देखिए कैसे। अगर एक कॉलम है जो कि दोनों एंड पे फिक्स्ड है, उसका लेंथ है एल, तो इसका जो इफेक्टिव लेंथ होगा वो 0.65 एल होगा। अगर इसे हम कम करना चाहते हैं तो हमें कुछ इंटरमीडिएट सपोर्ट्स लगाना है, यानी कि इसके बीच में और एक सपोर्ट अगर लगा देंगे तो जो 2 पार्ट्स हो जाएंगे तो एक पार्ट में देखिए L/2 इसका स्पान हो जाएगा एक्चुअल स्पान, और इसका जो इफेक्टिव लेंथ होगा वो 0.65 इंटू L/2 होगा। तो इसका मतलब है कि ये बस 0.35
3 to 5 ऑफ एल हो जाएगा। यानी कि अगर ये 1 मीटर का टोटल, तो इसमें जो इफेक्टिव लेंथ था, जो बकल हो रहा था एक्चुअली, वो होता था 0.65। और जैसे हमने इंटरमीडिएट सपोर्ट्स लगा दिए, तो हर एक पार्ट में बस 0.325 ऑफ एल इतना ही बबलिंग होना है, यानी कि इफेक्टिव लेंथ एक एक पार्ट में कम हो गया। इफेक्टिव लेंथ से हमें ये पता लगता है कि एक मेंबर का कितना लेंथ में बबलिंग होगा, पर एक मेंबर कितने लोड पे बकल होगा वो इफेक्टिव लेंथ से पता नहीं लगता। और एक मेंबर कितने लोड पे बकलिंग होगा वो स्लेंडरनेस रेशियो से पता चलता है। स्लेंडरनेस रेशियो को लैम्डा सिंबल से डिनोट किया जाता है। एक मेंबर का बकलिंग टेंडेंसी को मेजर करने के लिए स्लेंडरनेस रेशियो यूज किया जाता है। स्लेंडरनेस रेशियो नंबर्स में होते हैं, जैसे कि 100, 200, 300 ऐसे नंबर्स में होते हैं। तो अगर आपको दिया गया है कि मेंबर है जिसका स्लेंडरनेस रेशियो 100 है और एक दूसरा मेंबर है जिसका 200 है, तो आप इजीली पता लगा सकते हो कि ये दोनों मेंबर में स्ट्रॉन्गर कौन सा है। और इसे फाइंड आउट करने के लिए हम रेशियो लेते हैं इफेक्टिव लेंथ एंड मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। मैथमेटिकली लैम्डा इज इक्वल्स टू एल इफेक्टिव डिवाइड बाय मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। और सिंपलीफाई करके हम ऐसे लिख सकते हैं k टाइम्स ऑफ एक्चुअल लेंथ डिवाइड बाय r मिनिमम। और ये जो मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, पहले तो रेडियस ऑफ गायरेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ये नोट में लिया। देखिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो उसका और एक नाम होता है सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। यानी कि एक एरिया को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाता है रेडियस ऑफ गायरेशन से। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स टू एरिया इनटू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। और रेडियस ऑफ गायरेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है अंडर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय एरिया, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये दोनों यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन दोनों अलग अलग नाम होते हैं, पर इनका काम एक ही होता है। और इनका काम होता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन, यानी कि ये प्रोवाइड करते हैं रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन। कोई सेक्शन भी कितना रेजिस्टेंस देगा रोटेशन को, वो ये दोनों आई और आर ये दोनों से पता लगता है। जैसे कि हम कोई एक बड़ा वाला नाम है, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लैब, ये बड़ा नाम है, फुल नेम है, उसको शॉर्ट फॉर्म में यानी कि लिख लेते हैं ऐसे कि IT लैब। तो ये वैसा है कि जो आई ये लार्ज वैल्यू है, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू जो आता है वो बहुत ही लार्ज होता है, और उसे नाम यूज करके फॉर्मूला में हम रेडियस ऑफ गायरेशन जो छोटा वैल्यू होता है तो उसे यूज करते हैं। पर इनका दोनों का काम एक ही होता है, ये प्रोवाइड करते हैं रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन। तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ क्या काम ये करते हैं। मेरे पास ये दोनों पेपर शीट्स हैं, तो आप देख सकते हो कि दोनों की जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, और इन दोनों से मैं एक से मैं ये फ्लैट सेक्शन को बनाता हूँ, और जो दूसरा है उससे एक हॉलो स्क्वायर सेक्शन बनाना। ये जो फ्लैट सेक्शन है इसे जब आप लोड अप्लाई करते हो तो ये बकल हो जाता है, बहुत इजीली बकल होता है। और ये जो हॉलो स्क्वायर सेक्शन होता है ये लोड को अच्छे तरह से लेता है, ये ज़्यादा लोड लेता है कंपेयर टू ये फ्लैट सेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लैट सेक्शन था उसका दोनों एक्सिस था, सेंट्रोइड एक्सिस, तो एक था y एक्सिस, एक था x एक्सिस। वैसे ही जो हॉलो स्क्वायर सेक्शन था उसका भी दोनों सेंट्रोइड एक्सिस था, ये था x एक्सिस, ये था y एक्सिस। तो ये फर्स्ट केस में फ्लैट सेक्शन में ये जो बकलिंग हो रहा है ये जो x एक्सिस है, s एक्सिस के थ्रू हो रहा है।
अगर ये ऐसा होता कुछ इस तरह से होता, ये नहीं हो रहा है, कुछ इस तरह से होता तो ये y एक्सिस अगर ऐसे होता, पर ये कैसे हो रहा है, बकलिंग x एक्सिस के थ्रू है, ये एक्सिस के थ्रू है, तो ये है उसका x एक्सिस। अब इसमें देखिए डिफरेंस क्या है, दोनों की एरिया सेम है, पर इसमें जो मटेरियल है वो x एक्सिस के करीब है, यानी कि जितने भी मटेरियल आप देख रहे हो वो x एक्सिस के करीब है, पास में। तो इसीलिए x एक्सिस में जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो कम हो जाता है, इसलिए मेंबर बकलिंग हो जाता है x एक्सिस के थ्रू। पर इसमें देखिए ये x एक्सिस अगर देखते हो और ये जो मटेरियल्स हैं वो बहुत फार है इससे, और ये जो मटेरियल आप देख रहे हो y एक्सिस में भी देखिए, ये y एक्सिस है और मटेरियल बहुत फार है सेंट्रल एक्सिस दोनों में, तो इसलिए ये ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो एक थंब रूल आप याद कर लीजिए, रेडियस ऑफ गायरेशन एंड कंसीक्वेंटली मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेस बाय स्प्रेडिंग मटेरियल ऑफ सेक्शन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस, यानी कि सेंट्रल एक्सिस से जितना ज्यादा दूर आप मटेरियल को प्लेस करोगे आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है या फिर रेडियस ऑफ गायरेशन दोनों उतना बढ़ जाते हैं। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि बिगर रेडियस ऑफ गायरेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय प्लेसिंग मटेरियल्स ऑफ सेक्शन फारदेस्ट फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस, यानी कि सेंट्रल एक्सिस से जितना फार आप मटेरियल को प्लेस करोगे उतना आपका रेडियस ऑफ गायरेशन या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। तो आपको सेम एरिया में, इसका एरिया भी सेम है, इसका एरिया भी सेम है, पर बस इतना डिफरेंस है कि ये मटेरियल को मैंने एक्सिस सेंट्रल एक्सिस से, यानी कि जो इसका सेंट्रल देके पास किया गया है, सी देके पास किया है, उस एक्सिस से जितना ज्यादा प्लेस कर रहा हूं उतना ज्यादा बकलिंग स्ट्रेंथ यानी कि रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन बढ़ रहा है, यानी कि वो रेजिस्ट कर रहा है बकलिंग। अब एक रेक्टेंगुलर सेक्शन में जो विड्थ है मैं इसे b से डिनोट किया हूं और d को d मतलब कि डेप्थ। अब इसका एरिया होता है b इंटू d, और इसका जो दोनों एक्सिस होता है सेंट्रल एक्सिस x एक्स और y, इन दोनों में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो अलग होते हैं। x एक्सिस में I x x होता है b d क्यूब बाई 12, यानी कि जो b और ये जिस एक्सिस में आप ले रहे हो उस एक्सिस में जो डेप्थ है उसका क्यूब डिवाइड बाई 12। सिमिलरली I y होता है d यानी कि डेप्थ इनटू b क्यूब बाई 12। अब इसका जो रेडियस ऑफ गायरेशन x एक्सिस में क्या होगा कि I बाय एरिया, यानी कि फॉर्मूला है और होता है I बाय एरिया अंडर रूट, तो I हो गया b d क्यूब बाई 12 x एक्सिस में डिवाइड बाई b इंटू d एरिया अंडर रूट, तो ये मिलेगा आपको d बाई अंडर रूट ऑफ 12। सिमिलरली r y यानी कि रेडियस ऑफ गायरेशन विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस आपको मिलेगा b बाई अंडर रूट ऑफ 12। तो आपको क्या करना है कि सारे जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं उनके जगह आप न्यूमेरिक वैल्यू डाल दीजिए, जैसे कि d को सपोज आप 2 मीटर ले लीजिए और d को 5 मीटर ले लीजिए, और ये जितने भी वैल्यूज हैं इसको आप निकाल के देखिए, आपको जरूर r मिनिमम होगा ये वाला, ये जो y एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो आप रेडियस ऑफ गायरेशन b बाय अंडर रूट ऑफ 12 जो आपका आएगा वही होगा मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, यानी कि इन दोनों की कंपेयर करोगे तो ये लेस आएगा, ये ज्यादा मिलता है। अब थंब रूल से भी आप जान सकते हो, देखिए y एक्सिस को आप जब देखोगे तो y एक्सिस में जो मटेरियल्स हैं वो पास में प्लेस्ड हैं, और अगर x एक्सिस को देखोगे ये जो मटेरियल्स हैं x एक्सिस से बहुत दूर में प्लेस्ड है। ये देखिए मटेरियल्स, ये मटेरियल्स x एक्सिस से दूर में प्लेस्ड हुआ है, और y एक्सिस को देखोगे तो मटेरियल्स y एक्सिस से पास में, तो आप ऐसे थंब रूल से भी पता लगा सकते हो। तो
वाई एक्सिस में आपको मिनिमम रेडियस ऑफ डायरेक्शन मिल जाएगा। तो ये रेप्लिका से समझते हैं, ये एक रेक्टेंगुलर सेक्शन की तरह है, रेक्टेंगुलर सेक्शन नहीं है, और ये जो एक्सिस है ये उसका एक्स एक्सिस और ये एक्सिस वाई एक्सिस। मैं जैसे इसे लोड अप्लाई करता हूँ ज़्यादा लोड में, ये देखिए ये फेल होगा कुछ वाई एक्सिस में, तो ठीक से नहीं हुआ पर ये सब फेल होगा, ये वाई एक्सिस में, ये जो वाई एक्सिस में कुछ इस तरह से फेल होगा वाई एक्सिस। ये एक्सिस अब काम करते हैं तो इक्वल एंगल सेक्शन, इस तरह इक्वल एंगल सेक्शन में सेंट्रोइड कहीं फिगर से कहीं बाहर होता है, सेक्शन से बाहर होता है, यहाँ पे होता है, और इसका जो सेंट्रोइड एक्सिस होता है ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये नाम दिखा के मैंने प्रिंसिपल एक्सिस दिखाया, क्योंकि ये जो है ये अनसिमेट्रिकल सेक्शंस होते हैं, एंगल सेक्शन तो जिस तरह से होता है ये होते हैं एंगल सेक्शन, तो ये अनसिमेट्रिकल होता है, यानी कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को अगर देखोगे तो इस पार्ट में जितना मटेरियल है उस पार्ट में उतना मटेरियल नहीं होता। ये होता है कि अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करोगे, एक मेजर एक माइनर एक्सिस, जैसे ही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वैसे ही होता है, मेजर प्रिंसिपल एक्सिस माइनर प्रिंसिपल एक्सिस वैसे ही होती है। अब प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करोगे तो प्रिंसिपल एक्सिस ये सिमेट्रिक होता है, यानी कि ये मेजर प्रिंसिपल एक्सिस को देखिए इधर जितना मटेरियल है उतना भी मटेरियल इस तरफ है, और माइनर को देखिए इधर जितना मटेरियल है उधर भी उतना मटेरियल होना चाहिए। तो ये जो एंगल सेक्शंस होते हैं ये जब फेल करते हैं तो ये माइनर प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में फेल करते हैं, यानी कि आपको जो मिनिमम रेडियस ऑफ डायरेक्शन मिलेगा वो इस v एक्सिस के रेस्पेक्ट में मिलेगा। तो यहाँ पे जो एंगल सेक्शन आप डिजाइन करोगे तो उसका जो लैम्ब्डा वैल्यू होता है वो L इफेक्टिव बाय R माइनर प्रिंसिपल एक्सिस होता है। तो ये बस थोड़ा सा ही चेंज है कि इसका जो माइनर प्रिंसिपल एक्सिस होता है उसके रेस्पेक्ट में आपको R मिनिमम यानी कि रेडियस ऑफ डायरेक्शन, लिस्ट रेडियस ऑफ डायरेक्शन मिल जाएगा। तो इसमें फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है एंगल सेक्शन। वैसे ही यानी कि जो भी फॉर्मूला हो आपको बस फाइंड आउट करना होता है कि उसका लिस्ट रेडियस ऑफ डायरेक्शन या फिर मिनिमम रेडियस ऑफ डायरेक्शन कौन सी एक्सिस में होगा, और जिस एक्सिस में होगा आपको वो पुट करना है। थंब रूल पे भी देखिए ये इसका मेजर प्रिंसिपल एक्सिस है, इस एक्सिस को अगर देखोगे तो जो मटेरियल है वो बहुत दूर में प्लेस, यहाँ पे और यहाँ मटेरियल से बहुत दूर भी, यहाँ से बहुत दूर। अब अगर यहाँ इसको देखोगे माइनर प्रिंसिपल एक्सिस को, v एक्सिस को, तो देखिए मटेरियल यहाँ पे और मटेरियल पास में, तो आप इससे भी पता लगा सकते हो कि मटेरियल जितना पास होगा जिस एक्सिस का वो एक्सिस होगा उसका माइनर प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि वो होगा इसका क्विक एक्सिस जिसमें कि बकलिंग होगा, और उसको आप फॉर्मूला में यूज करना है। यानी कि जो क्विक पार्ट है उसे हम अगर सेव कर दें तो फिर जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो तो ऑलरेडी सेव है, इसलिए हम क्विक पार्ट के लिए डिजाइन करते हैं। अब देखिए एक आइडियल सेक्शन कब होगा, आइडियल सेक्शन वो होगा जिसका हर एक्सिस में आपको इक्वल रेडियस ऑफ डायरेक्शन या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाए, वो होता है सर्कुलर सेक्शंस या फिर हॉलो सर्कुलर सेक्शंस। इसमें क्या होता है, आप कोई भी एक्सिस ले लो, कोई भी एक्सिस ले लो, आपको इक्वल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I equals to pi d to the 4/64 और ये हर एक्सिस में होता है। उसी तरह रेडियस ऑफ डायरेक्शन भी इक्वल होता है हर एक्सिस में। तो ये एक आइडियल सेक्शन होता है, पर इसे यूज नहीं किया जाता। क्यों? देखिए ये एक हॉलो सर्कुलर सेक्शन है, इसे यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि इसलिए जब आप कनेक्ट करोगे तो कनेक्शन में आपको परफेक्ट समथिंग नहीं मिलेगा। जैसे कि गसेट प्लेट है, अब ये गसेट प्लेट में आप ये सर्कुलर सेक्शन को ऐसे जॉइंट नहीं कर सकते हो बोल्टिंग या रिवेटिंग के थ्रू, इसे एक ही तरह से जॉइंट किया जा सकता है, वो है वेल्डिंग। तो यहाँ पे आपको वेल्डिंग करना होगा। तो इसीलिए जो सर्कुलर सेक्शंस हैं वो आइडियल तो होता है कंप्रेसिव मेंबर के लिए, पर वो यूज नहीं होता है क्योंकि उसमें कनेक्शंस की प्रॉब्लम आती है।
इसमें रेडियस ऑफ गायरेशन ज़्यादा होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें बबलिंग होने की चांसेस नहीं होते। कुछ कंडीशंस होते हैं जैसे कि सपोर्ट कंडीशन में बात बताऊंगा, पर जो मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन वाला एक्सेस होता है उसमें बबलिंग का चांसेस ज़्यादा होता है। तो इसीलिए जो स्लेंडरनेस रेशियो निकालते हैं फॉर्मूला से, उसमें हम पुट करते हैं ये मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन यूज करते हैं। और देखिए ये मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन को जितना ज्यादा करोगे लैम्डा की वैल्यू उतना कम होगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर मिनिमम। तो इसका वैल्यू जो रेडियस ऑफ गायरेशन मिनिमम वाला है वो जितना ज्यादा करोगे लैम्डा की वैल्यू उतना कम होगा। और यही तो चाहिए कि जो मिनिमम जो क्विक एक्सिस है उसे अगर ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए या तो फिर लैम्डा की वैल्यू कम होगी, और जितना लैम्डा की वैल्यू कम होगा वो सेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग होगा। तो आप ये समझ सकते हो कि सपोज दोनों मेंबर्स हैं, एक का स्टैंडर्डनेस रेशियो 100 और एक का है 200, और दोनों इक्वल लेंथ का है और उनका सपोर्ट कंडीशन सेम है। इसका मतलब क्या होगा कि उनका जो इफेक्टिव लेंथ है ये पार्ट जो न्यूमरेटर वाला पार्ट वो सेम हो गया। अब ये अगर 100 है तो ये ज्यादा है और 100 वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है 200 से, ये उसका कंक्लूजन निकल के आता है। और एक चीज भी आपको बता देता हूँ कि जो डिजाइनर्स होते हैं वो यही चाहते हैं कि जो मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन है वो ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि ये जो लैम्डा है स्टैंडर्ड रेशियो है वो कम हो जाए। ये चाहिए होता है हमें डिजाइन से। तो जितना लैम्डा की वैल्यू कम होगा जो सेक्शंस होता है वो उतना स्ट्रॉन्ग होगा। तो 100 और 200 में 100 ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा 200 के कंपैरिजन।